नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ, खुश और अपनी लाइफ को पूरी पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप अपनी हेल्थ, फैमिली और स्टडी का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और साथ ही अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी स्वच्छ रखने के साथ साथ पीस और अवेयरनेस फैलाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी को आसान और स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें, जहां आपको मिलेंगे ऐसे एक्सप्लेनेशन, इम्पोर्टेंट टिप्स, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहले जो हमारी पीपीटी है वो दोस्तों अंगदान से संबंधित होती है। मैं हर रोज़ आपको ये पीपीटी देती हूँ, तो आप इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग दान कर सकते हैं। इसके अलावा एक कोटेक्स हम हर रोज़ पढ़ते हैं, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी। यह वाक्य है स्वामी विवेकानंद जी का। उन्होंने कहा था कि आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, त्याग जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने सोचा है कि आपको कोई भी लक्ष्य पाना है तो उसके लिए आपको लास्ट दम तक मेहनत करनी चाहिए और लास्ट प्रयास तक आपको प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर। तो अभी हम देख रहे हैं कि लोकसभा में इस पे डिस्कशन चल रही है। तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में अभी हाल ही में इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई थी। सीमांकन क्या है, इससे पूरी जुड़ी हुई जानकारी आज हम साझा करेंगे। अभी हाल ही में लोकसभा में इसके ऊपर डिस्कस चल रही है और सीमांकन से संबंधित और उससे महिला आरक्षण बिल के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर काफ़ी इसके ऊपर विधेयक बिल पर डिस्कशन चल रहा है। तो सीमांकन क्या है, परिसीमन बिल क्या है, यह परिसीमन बिल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की करें तो दोनों एग्जाम के लिए यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे हम आज आसान ट्रिक्स और फ्लो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परिसीमन बिल क्या है। परिसीमन का मतलब है चुनाव क्षेत्र, लोकसभा या फिर विधानसभा, कॉन्स्टिट्यूशन की सीमाओं को तय करना या बदलना इसमें शामिल किया जाता है। यानी किस क्षेत्र से कितने वोट होंगे और वहाँ से कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे, ये सब तत्व इसमें शामिल होते हैं। ये क्यों ज़रूरी होता है, तो जनसंख्या समय के साथ बदलती रहती है, इसलिए समान प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी होता है। हर क्षेत्र में लगभग बराबर जनसंख्या होनी चाहिए। इसके अलावा कौन परिसीमन करता है, तो इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन अलग से बनाया गया है और यह एक स्वतंत्र निकाय संस्था होती है। इसके फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते आप बिल्कुल भी। और कानूनी आधार जो इसके लीगल बेसिस होते हैं वो आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग संसद को परिसीमन कराने की शक्ति देता है और राज्यों के अंदर आर्टिकल 170 है, वो राज्यों में परिसीमन कराने की परमिशन देता है। कब कब आज से पहले परिसीमन हुए हैं तो इन सब की डिस्कशन भी हम अभी करेंगे। तो भारत में अब तक कितने 4 बार डिलिमिटेशन हुआ है, यानी 1952 के अंदर, सेकंड 1963 के अंदर और थर्ड है वो 1973 के अंदर, फोर्थ है वो 2002 के अंदर। यह आखिरी बार जो हुआ था वो 2002 के अंदर हुआ था। फ्रीज क्यों किया गया था, तो सीमांकन क्या है, सीमांकन का मतलब लोकसभा विधानसभा सीटों का सीमांकन तय करना था। जनसंख्या के आधार पर तय होता है ताकि हर क्षेत्र में बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल के सिद्धांत पर यह आधारित है। इसके अलावा हिस्ट्री क्या है, इसकी पहली बार कब किया गया था, तो प्रमुख आज तक के जो सीमांकन आयोग बिठाए गए हैं वो भारत में अब तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन बनी है। पहला 1952 के अंदर, सेकंड 1963 के अंदर, यानी इससे पहले जो 1963 के अंदर जो 61 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके बाद ये 1963 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन बना था। नंबर थर्ड जो तीसरा है वो 1973 के अंदर बना था और 1971 के अंदर जनगणना हुई थी। उसके बाद इसके 2 साल बाद डिलिमिटेशन कमीशन बना था। उसके बाद 2002 में बना था, उससे पहले 2001 में जनगणना हुई थी देश के अंदर और उसके बाद 1 साल के बाद ये डिलिमिटेशन कमीशन बना था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन से सीटों की संख्या फ्रीज कर दी गई थी। क्योंकि यह फ्रीज क्यों किया गया था, तो 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग 1971 की जनगणना के बाद सीटें फ्रीज की गई थी, क्योंकि कारण था इसका पॉपुलेशन कंट्रोल को बढ़ावा
को बढ़ावा देना। पूरे देश में पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही थी, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया था, इसको उस टाइम रोका गया था। तो सीटों की संख्या 2000 तक इसको रोका गया था, और ये 2001 के अंदर कौन सा 84वां अमेंडमेंट 2001 में भी रोका था इसको, यानी 84वां संविधान संशोधन। सीटें नहीं बढ़ी पर सीमाएं बदली गई थी। सीटें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन जो क्षेत्रों की सीमाएं थी वो चेंज किया गया था। 87वां संविधान संशोधन जो 2003 के अंदर हुआ था, इस फ्रीज को आगे बढ़ाकर 84वां अमेंडमेंट किया गया था, और इसको कब तक बढ़ाया गया था 2026 तक इसको एक्सटेंड किया गया था। इससे संबंधित जो कानून है और प्रावधान है उसको अब हम जानेंगे। तो सीटों की संख्या नहीं बदली, उससे सिर्फ सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ था, ये अब हम जान चुके हैं। 80-80 सीटों का पुनः आरक्षण हुआ था। वर्तमान में स्थिति क्या है कि अगला जो बड़ा परिसीमन होगा वो 2026 के बाद होगा। तब तक जनसंख्या के आधार पर सीटें घट या बढ़ सकती हैं, यानी 543 से लेके ये 800 से 850 तक सीटें हो सकती हैं। तो इन्हें सब याद करने का जो ट्रिक है वो 5, 6, 7, 2 प्लस फ्रीज 76, यानी 76 परिसीमन जो हुआ था वो 52 में, यानी 2, 3 63 के अंदर, 73 के अंदर, और फिर 2002 के अंदर। 76 में क्या हुआ था, फ्रीज किया गया था, 2001 तक एक्सटेंड, फिर 26 अगला परिसीमन होगा, यानी 26 तक अगला परिसीमन होगा। तो इसका शॉर्ट जो टिप्स है वो 52, 63, 73 और 2002। फ्रीज कब हुआ था 76 में, एक्सटेंड कब तक किया था 2001 तक, और नेक्स्ट कितना कब होगा 2026 तक। तो आप इस टिप्स को याद रख सकते हैं, एग्जाम में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होंगी। इसके अलावा जो इससे संबंधित जो कानून है वो संविधान के अनुच्छेद 82, इसमें लोकसभा में सीटों का सीमांकन होता है, ये हम जान चुके हैं। 170 के अकॉर्डिंग राज्यसभा में होता है। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट संसद द्वारा पारित एक कानून है। ये आयोग के फैसले अंतिम होते हैं, आप उन्हें न तो हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, न कहीं अन्य चुनौती दे सकते हैं। आयोग के डिलिमिटेशन कमीशन की ही जो सिफारिशें होती हैं वो लास्ट होती हैं। महिला आरक्षण से संबंध है इसका। महिला आरक्षण 33% लागू करने के लिए पहले जनगणना की जानकारी जनगणना करनी जरूरी है। जब जनसंख्या होगी उसी के आधार पर लोकसभा और विधानसभाओं की सीट निर्धारित होंगी, और उसी के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। पहली नई जनगणना है जो पहले जनगणना की जाएगी, फिर सीमांकन जरूरी। इसलिए ये मुद्दा संसद में चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में नारी वंदन अधिनियम जो लाया जा रहा है, तो उससे रिलेट करके भी हम इसको याद कर सकते हैं। उसी के आधार पर पहले जनगणना होगी, फिर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इस टॉपिक से संबंधित जो चैलेंजेज हैं, जो मेन समस्याएं हैं, वो उत्तर vs दक्षिण विवाद बना हुआ है। क्योंकि दक्षिण भारत की उस टाइम जब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इसको रोका गया था, तो दक्षिण भारत के राज्यों ने तो वो जनसंख्या से रिलेटेड, जनसंख्या कंट्रोल करने से रिलेटेड जो कानून थे उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया था, लेकिन दक्षिण भारत में नहीं हो पाता, तो उत्तर भारत में नहीं हो पाया था। उत्तर भारत की जनसंख्या है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत की जो जनसंख्या है वो काफ़ी कंट्रोल हो चुकी थी, और जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जा रहा है, उसी के आधार पर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो इससे जो दक्षिण के राज्य हैं वो पिछड़ सकते हैं, और उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर बढ़ सकता है। तो उत्तर vs दक्षिण की प्रॉब्लम काफ़ी चल रही है। उत्तर भारत में जनसंख्या ज़्यादा है जिससे सीटें बढ़ेगी, और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है यूपी की, वो तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश को सीटें सबसे ज़्यादा मिलने की संभावना है। जबकि दक्षिण में जनसंख्या नियंत्रण अच्छा है, वहाँ पे सीटें कम हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन था योजनाओं का, वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। लोग भी उत्तर भारत की कंपेयर में उधर ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो लोग अवेयर थे, उन्होंने भी इसे इम्प्लीमेंटेशन किया था। इससे राजनीतिक असंतुलन का खतरा बन सकता है, यानी संसद में उन राज्यों की जनसंख्या पर नियंत्रण पर असर पड़ सकता है। महिला आरक्षण से संबंधित जो कानून थे
वो महिला आरक्षण 33% लागू करने के लिए जरूरी है। पहले जनगणना और सीमांकन जरूरी है, इसलिए यह मुद्दा संसद में उठा है। इससे संबंधित जो प्रमुख चैलेंजेज हैं, उत्तर vs दक्षिण का चैलेंजेज है, क्योंकि उत्तर भारत में जनसंख्या ज़्यादा है और दक्षिण भारत में जनसंख्या कम है। तो दक्षिण भारत के लोगों ने क्या किया था कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार जितने भी योजनाएं लेके आई थी, इसके अलावा वहाँ के लोग काफ़ी अवेयरनेस भी है, अपने अधिकारों के प्रति अवेयरनेस है, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी अवेयरनेस है। तो उन्होंने उन योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन किया और जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कम बच्चे पैदा किए, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम है और इससे वहाँ पर सीटें कम हो सकती हैं। इसके अलावा उत्तर भारत की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, यहाँ के लोगों ने जनसंख्या को ज़्यादा बढ़ाया तो सीटें भी यहाँ पर बढ़ेंगी। इससे क्या होगा, राजनीति में असंतुलन पैदा हो सकता है, क्योंकि उत्तर भारत के ज़्यादा नेता निकल के आएंगे और दक्षिण भारत के कम नेता निकल के आएंगे। इसलिए संसद से जितने भी पैसे या फिर फंड जो आवंटित होता है वो दक्षिण भारत को कम मिलेगा, जिससे दक्षिण भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य है, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्रभावित हो सकती हैं और वो स्टेट क्या हो सकते हैं, पिछड़ सकते हैं। इसके अलावा उत्तर भारत में संसद से जो पैसा आता है वो ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उद्योग है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, अन्य जो जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो ज़्यादा यहाँ के लोगों को मिल सकती है। तो इधर के लोगों का जीवन स्तर सुधर सकता है और दक्षिण भारत के लोगों का जीवन स्तर क्या हो सकता है, इससे वहाँ पर पैसों की कमी की वजह से बिगड़ सकता है। तो इससे राजनीतिक असंतुलन का खतरा भी होगा, जनसंख्या नियंत्रण पर भी इससे असर पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण के स्टेट ने इस पर काफ़ी वर्क किया है। अब वो इससे क्या होंगे, डिमोटिवेट होंगे और वो इन योजनाओं को लागू करने में अपना योगदान नहीं देंगे। जबकि उत्तर भारत के लोगों को जनसंख्या बढ़ी है तो वहाँ पे लोग प्रोत्साहित होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि उनका संसद में प्रतिनिधित्व है वो ज़्यादा बढ़ेगा और इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जिन राज्यों ने जनसंख्या की कमी रखी है उनको नुकसान होगा, और जिन्हें तो नुकसान जो हो सकता है वो इस प्रकार है। नंबर 1, इससे राजनीतिक विवाद बढ़ेगा, जैसे सीटों का बदलना, नेताओं का क्षेत्र बदलना। नंबर 2, राजनीति का विरोध बढ़ सकता है, प्रशासनिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं, नई क्षेत्र, नई सीमाएं और चुनाव प्रबंधन कठिन हो सकता है। इसके बेनिफिट्स जो फायदे हैं वो इस प्रकार हैं कि इसमें क्या होगा, इक्वल प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा हर नागरिक को बराबर वोट का ताकत मिलेगी। लोकतंत्र क्या होगा, इससे मजबूत होगा। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को लागू होगा। इसके अलावा जनसंख्या के अनुसार जो न्याय है वो भी सही मिलेगा। ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्रों को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। महिला आरक्षण लागू करने में भी यह मदद करेगा। नई सीटों में महिलाओं को अवसर मिलेगा और उनकी समानता होगी और समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसमें समाज में महिलाएं व पुरुषों के समान कंधा से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे सकेंगे। देश के विकास, अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र में वो पुरुषों के बराबर समानता कर पाएंगे। वर्तमान जो इसका करंट सिनेरियो है वो इस प्रकार है। नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया, जब लोकसभा में विपक्ष में काफ़ी बहस चल रही थी इस डिस्कशन के ऊपर, तो विपक्ष और विरोधी पक्ष हैं वो बोल रहे थे कि इससे महिलाओं यानी राज्यों के साथ भी भेदभाव होगा और महिलाओं के साथ भी भेदभाव होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी या सत्ता पक्ष ने उनको विश्वास दिलाया कि इससे किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। अगला सीमांकन संभवतः 2026 के अंदर होने की संभावना है। नई जनगणना के आधार पर ही होगा, क्योंकि पहले जनगणना की जाती है, उसके बाद ही किसी भी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होता है, यानी पर इसमें लाया जाता है। नई जनसंख्या के आधार पर इसका डिलिमिटेशन होने के बाद ही होगा। निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय होगी। अगली जो न्यूज़ है वो राहुल गांधी के FIR के आदेश दिए गए हैं। तो दोहरी नागरिकता का यह मामला है उनके ऊपर। वो उनके पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और भारत की भी। तो हमारे देश में रूल है, अगर हम किसी एक देश की नागरिकता लेते हैं दूसरे देश की, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। तो यह मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। राहुल गांधी से जुड़ा दोहरी नागरिकता का मुद्दा समय समय पर राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय रहा है, लेकिन इसे समझने के लिए तथ्य और प्रक्रिया को स्पष्ट करना जरूरी है, खासकर UPSC के दृष्टिकोण से। तो भारत का संविधान और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो 1955 है, स्पष्ट रूप से दोहरी नागरिकता को अनुमति नहीं देते। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से भी किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाती है। इसी आधार पर कई सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों पर भी आरोप लगाए जाते हैं कि उनके पास दोहरी नागरिकता हो सकती है। राहुल गांधी के मामले में भी कुछ याचिकाओं और शिकायतों में यह आरोप लगाया गया था कि उनकी कथित रूप से किसी विदेशी कंपनी से जुड़ी जानकारी के आधार पर वे ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े हो सकते हैं।
इस विषय पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। हालांकि यह बात समझना जरूरी है कि किसी भी ऐसे आरोप को अंतिम सत्य मानने से पहले विधिक प्रक्रिया पूरी होती है, जिसमें दस्तावेज की जांच, व्यक्ति का जवाब और साक्ष्यों का मूल्यांकन शामिल होता है। अब तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार इस मामले में कोई अंतिम निर्णायक निर्णय ऐसा नहीं आया है जिसमें यह सिद्ध हुआ हो कि राहुल गांधी ने दोहरी नागरिकता ले रखी है या उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त की गई है। इसलिए बड़ा एक्शन जैसे दावे अक्सर राजनीतिक बयानबाजी या मीडिया रिपोर्टिंग का हिस्सा हो सकते हैं, न कि हमेशा अंतिम कानून या निष्कर्ष। तो यूपीएससी के लिए इस मुद्दे का सार यह है कि भारत ने एकल नागरिकता का सिद्धांत लागू किया है। नागरिकता से जुड़े विवादों का समाधान विधिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है और किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई केवल ठोस प्रमाण और न्यायिक प्रशासनिक निर्णय के आधार पर ही संभव होते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। यह एफआईआर ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े आरोपों के आधार पर है। इस आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश मिला। इसके अलावा पहले नेशनल हेराल्ड में इसके नीचे दो गए थे। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी, लेकिन कुछ मामलों में अन्य याचिकाएं भी आई। पुरानी मांगी जैसे विशेषाधिकार हनन नोटिस या अन्य एफआईआर अदालतों ने अस्वीकार कर दिया और इसे निरोध कर दी गई है। एफआईआर क्यों दर्ज की जाती है, कैसे दर्ज की जाती है, इसके भारत में क्या नियम है, तो इन सब की जानकारी भी अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एफआईआर क्या है, इससे जुड़े कानून क्या है। एफआईआर की फुल फॉर्म है जो वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, यानी सबसे पहले इसकी जो हम फुल फॉर्म जानेंगे। इसके बाद यह एक आधिकारिक प्रारंभिक पुलिस रिपोर्ट है। जब कोई भी व्यक्ति गंभीर अपराध करता है तो एफआईआर निम्न स्थितियों में दर्ज की जाती है। किसी ने गंभीर अपराध की सूचना दी हो, यानी सूचना के आधार पर अपराध आईपीसी की भारतीय दंड संहिता या संबंधित कानून के अंतर्गत आता हो, पुलिस या अदालत ने मामले को गंभीर मानकर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया हो, यानी अदालत के निर्देश पर एफआईआर दर्ज करने के लिए जो नियम है वो इस प्रकार है। सेक्शन 154 क्रिमिनल पीसी के तहत मिस्ड जानकारी दर्ज होती है। गंभीर अपराधों में बिना शिकायत भी कोर्ट एफआईआर का निर्देश दे सकता है। अगर मामला गैर गंभीर है तो एफआईआर की बजाय जुडिशियल शिकायत दर्ज होती है। राहुल गांधी के केस में जो मुख्य कारण है वो सोशल और पॉलिटिकल हो सकता है। इसके अलावा डल सिटीजनशिप एलिगेशन भी लगे हैं। एक याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है। तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि दो देशों की नागरिकता कोई भी भारतीय नहीं ले सकता। भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। संविधान के तहत सदन की सदस्यता के योग्य नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता है तो चुनाव नहीं लड़ सकता है, फिर संसद का सदस्य नहीं बन सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। ईडी और पुलिस ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में धोखाधड़ी, जालसाजी की कोशिश की गई है। एफआईआर के तहत कई धाराएं लगाई गई थी, उन पर राजनीतिक विरोधी कार्रवाइयाँ की गई थी। कुछ राजनीतिक समूह या नेताओं ने अलग अलग आरोपों के आधार पर एफआईआर की मांग की थी, जिसमें आरोप शामिल हैं कि सेना सुरक्षा संबंधी कथित खुलासों की शिकायत की, यानी राहुल गांधी ने विदेशों में जाके सेना और सुरक्षा संबंधी खुलासे किए हैं। आपत्तिजनक पोस्टर उन्होंने वहाँ पे लगाए हैं, भाषण पर काफ़ी आपत्तिजनक भाषण दिए हैं। तो ये तो राजनीतिक पार्टियों में हर रोज़ हर दूसरे दिन चलती रहने वाली एक मेन प्रॉब्लम है कि वो एक दूसरे के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, आपत्तिजनक पोस्टर लगाते हैं। इसमें से कुछ मामलों में कोर्ट ने सुनवाई की या अवधि दी थी। भारत में एफआईआर के कानून निम्नलिखित हैं। जब एफआईआर दर्ज होती है, जो गंभीर अपराध होता है और पुलिस अदालत को यकीन है कि आईपीसी की धाराएं लागू होती हैं, यानी जब गंभीर अपराध होता है और पुलिस को और अदालत को यकीन हो जाता है कि यहाँ पे आईपीसी की धाराएं लागू होती हैं, तभी वहाँ उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है।
एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है, तो सबसे पहले पुलिस जांच शुरू करती है। अगर आरोप पर्याप्त है और सही है तो आरोप पत्र दाखिल किया जाता है और कोर्ट में सुनवाई होती है। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सजा मिलती है, जुर्माना लगता है और जेल भी हो सकती है। एफआईआर दर्ज होने के सामाजिक राजनीतिक कारण भी हैं। राजनीतिक टकराव की वजह से भी लोग एक दूसरे पर एफआईआर करते हैं नेता, ताकि चुनाव लड़ने से रोका जा सके या फिर समाज में उनकी इमेज को डाउन किया जा सके, जिससे वोट बैंक को प्रभावित किया जा सके। इसके अलावा राजनीतिक विरोधी दल अक्सर गंभीर आरोप लगाते हैं ताकि प्रतिद्वंदी नेताओं को कमज़ोर किया जा सके और उनकी इमेज को खराब किया जा सके और वोट बैंक को प्रभावित करके पूरे इलेक्शन को प्रभावित किया जा सके। सार्वजनिक बहस, कुछ मामलों में आरोप सार्वजनिक बहस या लोकप्रिय मुद्दों के कारण उठते हैं। नेताओं के भाषण की तीव्रता या आलोचना कभी कभी एफआईआर का कारण बन जाती है। अगर कोई समझता है कि इससे सामाजिक शांति या कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है तो भी उससे संबंधित एफआईआर की जा सकती है। एफआईआर के नुकसान और फायदे क्या होते हैं वो भी अब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके फायदे हम जानेंगे। गंभीर आरोपों की जांच का अधिकार मिलता है। इससे सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर गंभीर अपराध करता है तो वो कानून से बच नहीं सकता। कानून के आगे सब बराबर होते हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो चपरासी हो या फिर वो कोई भी गरीब मजदूर हो, सबके सब कानून के सामने इक्वल होते हैं। अगर कोई अपराध हुआ है तो व्यवस्था बनाए रखना कानून का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है। तो इसलिए कानून के अकॉर्डिंग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सब किया जाता है। इससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो नंबर 1, इससे राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, यानी अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस कानून का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 2, नेता या जनता की जो छवि है वो प्रभावित करने के लिए और इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए भी इस चीज़ का दुरुपयोग किया जा सकता है। नंबर 3, एफआईआर के आशय परिणाम पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपण बढ़ सकते हैं। कानून के हिसाब से एफआईआर गंभीर आरोपों में दर्ज होता है। इसके अलावा राहुल गांधी के मामले में मुख्य आरोप डल सिटीजनशिप और नेशनल हेराल्ड टाइप मामलों पर भी ध्यान दिया गया है। एफआईआर का होना स्वतः दोषी सिद्ध नहीं होता, बल्कि उसकी जांच होने के बाद सही कोर्ट जांच करेगा, उसके बाद ही उसको दोषी ठहराया जा सकता है। सबूतों के आधार पर ही मुकदमे का परिणाम आता है। इसके अलावा राजनीति की भूमिका भी समाज राजनीति को प्रभावित करता है। भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम भारत में जो नागरिक रह रहे थे वो सभी भारत के नागरिक हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू होने के समय जिन लोगों को नागरिक माना गया था, भारत में जन्मे लोग, भारत में बसे हुए लोग, यानी उस टाइम जो भारत में जन्मे लोग थे और भारत में बसे हुए थे वो भारत के नागरिक थे। जिनका जन्म भारत में हुआ हो और उनके माता पिता भारत में पैदा हुए हों, जो पाकिस्तान से भारत को आए हुए हों। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 5 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग ये सब अधिकार इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 6 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान से आए प्रवासी, भारत पाक विभाजन के समय शरणार्थियों की समस्या काफ़ी बड़ी थी, तो उस टाइम जो भारत से पाकिस्तान से भारत आए थे उनको अनुच्छेद 6 के अकॉर्डिंग नागरिकता दी गई थी। जिनके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट था उन्हें नागरिक माना गया था। इसके अलावा यह अनुच्छेद विशेष स्थिति के लिए भी बनाया गया था। अनुच्छेद 7 हमारा जो संविधान का है वह कहता है कि पाकिस्तान गए और फिर वापस आने वाले लोग भी भारत के नागरिक होंगे। जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे और फिर से भारत लौट आए थे उनकी नागरिकता सरकार की अनुमति पर निर्भर करेगी, यानी सरकार अपने डिपेंड करती है कि सरकार उनको नागरिकता देना चाहती है नहीं देना चाहती। अनुच्छेद 8 के अकॉर्डिंग विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोग, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के PIO लोग यदि भारतीय मिशन कॉन्सुलेट में पंजीकरण करा लें तो भारत के नागरिक माने जाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 9 के अकॉर्डिंग दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी किसी व्यक्ति ने, भारतीय नागरिक ने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है तो भारतीय नागरिकता उसकी स्वतः ही खत्म हो जाती है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति बिल्कुल नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 के अकॉर्डिंग नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता यानी बने रहना है।
एक बार नागरिक बन जाने के बाद जब तक संसद कोई कानून न बनाए उसकी नागरिकता जारी रहेगी, यानी उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को विधि बनाने का अधिकार है। संसद को पूर्ण अधिकार है कि वह नागरिकता प्राप्त करने, खोने और रखने से संबंधित कानून बनाए। यानी नागरिकता से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं वो संसद के अंदर ही बनाए जाते हैं, जितने भी नियम होते हैं वो संसद में बनाए जाते हैं। इसी अधिकार से संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया था। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। भारत में नागरिकता के 5 मेथड हैं, यानी 5 तरीके से मिलती है। जन्म से, बाई बर्थ से। 1987 से पहले भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। 1987 से 2004 के बीच माता पिता में से एक भारतीय होना जरूरी है। 2004 के बाद दोनों माता पिता भारतीय हों या फिर एक भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। नंबर 2, वंशानुक्रम के आधार पर भी नागरिकता मिलती है। यदि माता पिता भारतीय नागरिक हों और बच्चा विदेश में जन्मा हो तो उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। नंबर 3, पंजीकरण के द्वारा, यानी बाई रजिस्ट्रेशन। PIO श्रेणी या भारत से जुड़े जो लोग होते हैं, भारत से जुड़े रिश्ते वाले लोग भारत में नागरिकता ले सकते हैं। नंबर 4, प्राकृतिकरण द्वारा। विदेशी व्यक्ति जो 12 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो, संविधान के मूल्य को मानता हो, उसे भी नागरिकता दी जा सकती है। नंबर 5, क्षेत्र के समावेशन से संबंधित, यानी किसी भी विदेशी क्षेत्र को अगर भारतीय क्षेत्र में मिला दिया जाता है तो उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे। हमने बांग्लादेश के साथ ये समझौता किया था कि बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को भारतीय क्षेत्र में मिलाया गया था और कुछ भारतीय क्षेत्रों को बांग्लादेश के क्षेत्रों में मिलाया गया था। यदि कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल हो जाए, जैसे कि पुर्तगाल कि गोवा का भारत में विलय किया गया था, तो उस टाइम गोवा के जितने भी नागरिक थे वो भारतीय नागरिक माने गए थे। महत्वपूर्ण जो चेंजमेंट किए गए हैं वो CCA कानून 2019 में लाया गया था। भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पास किए गए थे, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए लोग शामिल थे। संशोधन अधिनियम CAA 2019 के अंदर पास किया गया था। उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता आसान तरीके से देने का प्रावधान है। अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन चल रहा है। पंजाब में किसानों द्वारा किया गया रेल रोको आंदोलन भारत में विरोध के संवैधानिक अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इस प्रकार के आंदोलनों को समझने के लिए कानूनी ढांचे और उनके सामाजिक प्रभाव दोनों को साथ में देखना बहुत जरूरी है, खासकर UPSC के दृष्टिकोण से। भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार मिलता है, जो मुख्य रूप से अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 सब क्लोज A और अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 सब क्लोज B में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के रूप में दिया गया है। पंजाब राज्य में अभी किसानों द्वारा रेल आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से पंजाब की परिवहन, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों पर इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो क्या है ये रेल रोको आंदोलन और क्यों हो रहा है? तो किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेनों को रोकना, उद्देश्य जो इसका है वो सरकार द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिए दबाव डालना है, यानी सरकार के ऊपर दबाव बनाना है ताकि वो उनकी मांगों को मान सके। 3-4 साल पहले भी किसान आंदोलन की वजह से किसान आंदोलन में भी पंजाब का काफ़ी पार्टिसिपेट रहा है और यह अहिंसक विरोध का एक रूप माना जाता है। और इस आंदोलन के प्रमुख कारण हैं, सबसे पहला आर्थिक कारण है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी की मांग की जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा जो आड़ती लागत है, डीजल, खाद, बीज, उसकी यहाँ पे डिमांड की जा रही है। कर्ज और आय संकट,
नीतिगत जो कारण है वो कृषि कानूनों को प्रभावी बनाया जाए और उनकी गारंटी दी जाए। नीतियों को लेकर इसमें असंतोष है और कृषि कानूनों को लेकर भी असंतोष है किसानों में। मंडी सिस्टम और निजी कंपनियों की भूमिका पर चिंता व्यक्त की गई है। सामाजिक इसके जो कारण है इसमें बताया गया है कि इससे ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ रही है, छोटे किसानों की आय में असमानता आ सकती है। कानूनी जो लीगल फ्रेमवर्क है, सबसे पहले मौलिक यह एक अहिंसक विरोध है। इसके प्रमुख जो कारण है वो इस प्रकार हैं। आर्थिक कारण है, जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी गारंटी की मांग यह कर रहे हैं। बढ़ती लागत, डीजल, खाद, बीज, कर्ज और आय संकट इसके मुख्य कारण है। नीतिगत जो कारण है वो कृषि कानून और नीतियों को लेकर असंतोष है लोगों में। मंडी सिस्टम और निजी कंपनियों की भूमिका पर यहाँ चिंता व्यक्त की जा रही है। सामाजिक जो इसके कारण है वो कहते हैं कि इससे ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ सकती है, छोटे किसानों की आय में असमानता आ सकती है। इसके अलावा जो इसके लीगल फ्रेमवर्क है यानी कानूनी जो पहलू है वो सबसे पहला अधिकार है इसका मौलिक अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 के अंदर क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में क्लोज 1 सब क्लोज बी शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है। और जो यानी आंदोलन करने की, जो हड़ताल करने की जो शक्ति है उसको अनुच्छेद 19 क्लोज 2 और अनुच्छेद क्लोज 3 के अकॉर्डिंग इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए प्रतिबंध संभव है। लागू जो कानून है, ये धाराएं हैं वो इस प्रकार है। रेलवेज एक्ट 1989 के अंदर लाया गया था। यह एक्ट, इस एक्ट की जो धारा है 174, रेलवे संचालन में बाधा डालना अपराध माना जाता है। इसके अलावा इस कानून के उल्लंघन में सजा, जुर्माना या कैद दोनों हो सकती है। इंडियन पेनल कोड आईपीसी के अकॉर्डिंग धारा 141 और धारा 149 के अकॉर्डिंग इससे अवैध जमाओ प्रतिबंध है। धारा 141 के अकॉर्डिंग रास्ता रोकना गलत है। धारा 283 के अकॉर्डिंग सार्वजनिक मार्ग बाधित करना भी अपराध है। नंबर 3, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग धारा 144 निषेधाज्ञा लागू करती है। धारा 151 रोकथाम हेतु गिरफ्तारी की प्रावधान करता है। अगला है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये विशेष परिस्थितियों में लागू होता है। इसको सार्वजनिक सुरक्षा हेतु लागू किया जा सकता है। प्रशासनिक संस्थाओं में एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें इंडियन रेलवे ट्रेन संचालन रोकना, डाइवर्ट करना और सुरक्षा प्रबंधन करने हेतु रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ में रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा हेतु है यह कानून। पुलिस, राज्य पुलिस कानूनी संस्थाएं हैं, पंजाब, इसके अलावा पंजाब पुलिस है, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु, भीड़ नियंत्रण करने हेतु। जिला प्रशासन को प्रभावित किया जा सकता है। डीसी और कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करके धारा 144 लागू की जा सकती है। केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय से किसानों से वार्ता करके नीतिगत समाधान निकाल सकती है। इसके अलावा जो इसके इम्पैक्ट हैं वो नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं। इससे ट्रेन सेवाएं बाधित होंगी, यात्रियों को परेशानी होगी, सप्लाई चेन प्रभावित होगी, खाद्यान्न, कोयला और दवाइयों की आपूर्ति भी प्रभावित होगी। इससे आर्थिक नुकसान होगा। इसके जो सकारात्मक पहलू हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, वो इस प्रकार हैं। किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय स्तर पर उठ सकती हैं। सरकार पर नीति सुधार के लिए दबाव बनाया जा सकता है। लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का माध्यम, नियमों में सरकार के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण क्या कहता है, तो विरोध का अधिकार है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी और ब्लॉकिंग रोड्स, रेलवेज लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, देश की शांति, लोगों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। संतुलन बहुत जरूरी है। राइट ऑफ प्रोटेस्ट विस राइट ऑफ मूवमेंट में
यानी इन दोनों में संतुलित होना जरूरी है। इसके समाधान क्या है? तो एमएसपी पर स्पष्ट नीति सरकार को बनानी चाहिए। इसके अलावा किसानों के साथ संवाद करना चाहिए मंत्रालय और सरकार को। वैकल्पिक विरोध जैसे धरना स्थल पर पुलिस प्रशासन का संतुलित रवैया होना चाहिए। भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार मिलता है, जो मुख्य रूप से अनुच्छेद 19 और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के रूप में दिया गया है। लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और नैतिकता के आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जब रेल रोको जैसे आंदोलन रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध करते हैं तो यह रेलवे एक्ट 1989 और इंडियन पेनल कोड की विभिन्न प्रावधानों के तहत अवैध माना जाता है, क्योंकि इससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है, यातायात प्रभावित होता है, इसके अलावा जनजीवन भी प्रभावित होता है। कई मामलों में अदालतों ने यह भी कहा है कि विरोध का अधिकार है, लेकिन दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो ऐसे आंदोलनों का असर बहुआयामी होता है। एक तरफ ये विकास की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान लाने में प्रभावी बनता है, दूसरी ओर यह सरकार पर नीतिगत दबाव डालता है, जिससे संवाद और समाधान की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ रेलवे सेवाएं बाधित होने से आम जनता, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और दैनिक जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में देरी होती है, आर्थिक नुकसान होता है, आम नागरिकों की परेशानी इसके प्रमुख परिणाम होती हैं। दीर्घकाल में इस तरह के आंदोलन लोकतंत्र में असंतोष व्यक्त करने का माध्यम तो बनते हैं, लेकिन यदि बार बार सार्वजनिक ढांचे को बाधित किया जाए तो इससे कानून व्यवस्था की चुनौती, राज्य की वैधता पर प्रश्न और समाज में अस्थिरता की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए प्रशासन के लिए चुनौती यह होती है कि वह एक और नागरिकों के विरोध के अधिकार की रक्षा करे और दूसरी ओर सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य नागरिकों के अधिकारों को भी सुनिश्चित करे। अगली न्यूज है दोस्तों, मौसम विभाग ने अभी मौसम अलर्ट के बारे में 13 राज्यों में आंधी, बारिश, तूफान आने का अलर्ट जारी किया है। इससे काफ़ी तेज हवाएं चलेंगी, लगभग 70 किलोमीटर आवर्स के हिसाब से चल सकती हैं। अभी मौसम विभाग ने पूरे देश के 13 राज्यों में आंधी तूफान आने का अंदेशा जताया है। इससे देश की मौसम चक्र प्रभावित होगा और देश में काफ़ी सारी इससे समस्याएं आ सकती हैं, जो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। आंधी तूफान, भारी बारिश, चक्रवात, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, ये सब टाइप ऑफ डिजास्टर, यह हाइड्रोमीटरोलॉजिकल डिजास्टर है। उदाहरण के लिए आंधी, तूफान, चक्रवात, भारी वर्षा और ओलावृष्टि, ये सब आपदा के अंदर आते हैं। इसे प्राकृतिक आपदा के प्रकार हैं। ये इस टॉपिक से संबंधित भारत की प्रमुख जो संस्थाएं हैं, यानी डिजास्टर को मैनेज करने में हमारी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इनको मैनेज करने में और इनसे निपटने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सबसे पहली जो संस्था है वो NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। यह देश की मुख्य नीति बनाने वाली संस्था है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यानी NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो PM इसके अध्यक्ष होते हैं। आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय रणनीति यह बनाती है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं से निपटने के लिए जितनी भी रणनीतियां बनती हैं वो NDMA बनाती है। अगली जो संस्था है वो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी NDRF। NDRF है वो आपदा में रेस्क्यू और राहत कार्य करता है। जैसे कहीं भी सुनामी आ गया, चक्रवात आ गया, तो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने में, वहाँ तक लोगों को दवाइयाँ वगैरह पहुँचाने में, खाना पहुँचाने में जो काम करता है वो NDRF करता है। बाढ़, भूकंप, तूफान की जो विशेष ट्रेनिंग देता है वो भी कौन देता है? NDRF देता है। इसके अलावा अगली जो संस्था है वो इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD है। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यह मौसम पूर्वानुमान और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कार्य करता है। आंधी तूफान की चेतावनी जारी करता है, जिससे लोगों को इस समस्या से निपटने से पहले ही अपनी तैयारी करने में हेल्प मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी
यानी SDMA। ये फुल फॉर्म दोस्तों याद रखें अच्छे से, क्योंकि इस फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी क्वेश्चंस में दी जाती हैं। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन करती है संस्था और मुख्यमंत्री इसके स्तर होते हैं। यानी NDMA नेशनल स्तर पर थी और SDMA है ये स्टेट लेवल पे है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये जिला स्तर पर कार्य करती है। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक संस्थाएं बनाई गई हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर। इसका नाम है DDMA। ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो जिला स्तर पर बिल्कुल लोकल लेवल पर कार्य करती है। इसमें DM और कलेक्टर इसके प्रमुख होते हैं, यानी जिले के जो अधिकारी होते हैं वो इसके प्रमुख होते हैं। इसके अलावा जो अन्य संस्थाएं हैं वो भी निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आती है इंडियन एयरफोर्स। एयर रेस्क्यू करता है यह, जो लोग वहाँ पे फंस जाते हैं, लोगों को हेलीकॉप्टर वगैरह से यह संस्था बचाती है, वहाँ तक खाने पीने की दवाइयाँ वगैरह ये सब चीज़ें पहुँचाती है और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने में हेल्प करती है। इंडियन जो नेवी है ये तटीय आपदा राहत प्रदान करती है, यानी तटीय इलाकों में जब आपदा आती है तो वहाँ पे ये इंडियन नेवी काम करती है। इसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन है, यानी बाढ़ की मॉनिटरिंग करती है। बिहार यूपी जैसे इलाकों में काफ़ी बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में, तो वहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन है वो वहाँ पे कार्य करती है। इस टॉपिक से संबंधित जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इस प्रकार है, यानी डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। आपदा प्रबंधन के मुख्य कानून बनाता है NDMA, SDMA स्टेट लेवल पर और NDRF की स्थापना करना। इसके अलावा केंद्र और राज्य की जिम्मेदारी तय करता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 है, ये पर्यावरण संरक्षण और आपदाओं को कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा नेशनल बिल्डिंग कोड है, ये सुरक्षित भवन निर्माण करता है, तूफान और भूकंप में नुकसान कम करता है। इसके अलावा एपेंडेमिक डिजास्टर एक्ट है ये 1897, आपदा के बाद यानी जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनको फेस करने में ये हेल्प करता है। आपदा के बाद जितनी भी बीमारियों को रोकने में, हैजा, मलेरिया, इन सब रोगों को रोकने में ये हेल्प करता है। इसके जो सोशल इम्पैक्ट हैं वो इस प्रकार हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हैं। लोगों का विस्थापन, इससे माइग्रेशन काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ता है। अगर कहीं भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, आंधी, बारिश, तूफान या फिर बाढ़ जैसी, सुनामी जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, तो इससे वहाँ से काफ़ी सारे लोगों की मौत हो जाती है। काफ़ी सारे लोग अपंग या फिर उनके अंग होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग अपने घरों को छोड़कर अलग जगह पे जाते हैं जान बचाने के लिए, और उनके घर बार सब पीछे जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सब वहाँ पर ख़राब हो जाती है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं, और इससे लोगों का विस्थापन बढ़ता है। और वे लोग बाहर की जगह जाकर या तो भीख मांग के अपना जीवन यापन करते हैं या अन्य कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। घरों को नुकसान होता है, लोग बेघर हो जाते हैं, घर वगैरह उनका सब कुछ खराब हो जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याएं आती हैं, यानी जो पानी होता है वो पूरा खराब हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हैजा है, अन्य मच्छर जनित जो मच्छरों के काटने से मलेरिया हो जाता है। ऐसे प्रदूषित पानी में अनेक तरह के मच्छर फैलते हैं, जिससे क्या होता है, अनेक रोग होते हैं, पानी से फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं, जैसे हैजा, प्लेग, निमोनिया जैसी बीमारियाँ यहाँ पे बढ़ सकती हैं। शिक्षा बाधित होती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद हो जाती है, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाती है, बच्चे स्कूल पर टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने की वजह से, रोड टूटने की वजह से बच्चे स्कूल में टाइम पर नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती है। इसके अलावा जो सकारात्मक प्रभाव है वो इससे सामुदायिक सहयोग बढ़ता है, यानी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इससे क्या होता है, समुदाय में आपस में सहयोग बढ़ते हैं। उस टाइम काफ़ी सारी समस्याएं आती, खाने से संबंधित, दवाइयों से संबंधित, रहने से संबंधित, तो लोग एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसके इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट हैं वो इस प्रकार है, यानी नकारात्मक प्रभाव इकोनॉमी के ऊपर इसके क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, तो लोग टाइम पर अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं, मजदूर है वो मजदूर नहीं कर पाते, तो उनकी जो आय है वो बंद हो जाती है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे भी लोग टाइम पर नहीं पहुंच पाते, और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर काम नहीं करते, जिस दिन छुट्टी लेते हैं, तभी आंदोलन भी चल रहा है नोएडा के अंदर, यूपी के नोएडा के अंदर, तो अगर लोग काम नहीं करते हैं, छुट्टी लेते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलती है, और जिससे उनका जीवन यापन
नहीं होता है। इससे क्या होता है, इनको इकोनॉमिकली हानि उठानी पड़ती है, फसलों को नुकसान होता है। जितनी भी वहाँ पे फसल होती है, किसी भी सभी तरह की फसलें होती हैं वो खराब हो जाती हैं, जैव विविधता भी नष्ट हो जाती है, इससे जैव विविधता को भी नुकसान होता है, पेड़ पौधों को भी हानि पहुँचती है, अनेक रोग लग जाते हैं, फसल पूरी तबाह हो जाती है, मिट्टी की उर्वरकता होती है वो भी खराब हो जाती है, और मिट्टी भी क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है, पानी भी प्रदूषित हो जाता है, पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान होता है, किसानों की आय जिससे घटती है, यानी किसान तो बिल्कुल उजड़ ही जाते हैं। उस टाइम उनके घर बार फसल सब कुछ बर्बाद हो जाता है और वह अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और बिजली जैसा नुकसान होता है। राज्य सरकारें भारी भरकम पैसे लगा कर किसी भी स्टेट में सड़क बिजली जैसी बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है। किसी भी जगह अगर बाढ़ आती है, तूफान आता है, सुनामी आता है, तो मिनट में ये सब चीज़ें तबाह हो जाती हैं। बिहार की एक सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे हर साल बाढ़ आती है मानसून के मौसम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ वहाँ पे बहती हैं। तो यूपी और बिहार के अंदर जब बाढ़ आती है तो सड़क है, बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे शिक्षा है, अन्य कार्य है, उद्योगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उद्योगों में उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो इससे हमारे देश की पूरी इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और सड़कें भी टूटने की वजह से परिवहन रुक जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। सप्लाई चेन बाधित होती है, व्यापार हमारा प्रभावित होता है, दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाते, या फिर बंदरगाह तक सामान पहुंचने में टाइम लगता है, दुकानों तक सामान पहुंचने में भी टाइम लगता है, जिससे उत्पादों की कमी हो जाती है, और इससे राज्य में या देश के अंदर महंगाई बढ़ने की भी संभावना होती है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है दोस्तों, जीडीपी पर क्या असर पड़ता है इसका, तो जीडीपी के ऊपर भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर बिजली में कटौती होती है तो उद्योग ठप हो जाते हैं, लोगों का रोजगार छिन जाता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और उत्पादन कम हो जाता है। अगर उत्पादन कम होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि कम उत्पादन है तो लोग क्या करेंगे, कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, चीज़ों का स्टॉक करेंगे, और जब उनकी कमी होगी तो महंगी कीमतों पर उन्हें बेचेंगे। परिवहन रुक जाता है, जिससे व्यापार प्रभावित होता है। सड़कें टूटने की वजह से, पुल, सड़क, बंदरगाह जैसे प्रभावित टूटने की वजह से, उनको हानि पहुंचने की वजह से जो परिवहन होता है माल का, वो परिवहन नहीं हो पाता है, और उसकी आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, जिससे काफ़ी सारे लोगों का रोजगार भी प्रभावित होता है, और चीज़ों की कमी भी हो जाती है। चीज़ें कम होने की वजह से महंगाई भी बढ़ सकती है, और किस विशेष क्षेत्र में लोगों को काफ़ी बड़ी मात्रा में इससे रोजगार भी जा सकता है। इससे राज्य की जीडीपी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, राजस्व के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और अर्थव्यवस्था, पूरे देश की टोटली जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। राजनीतिक जो प्रभाव है, पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है, उसके प्रमुख प्रभाव है, यानी पॉलिटिकल पर भी इसका काफ़ी सारा प्रभाव पड़ता है। जब लोगों का रोजगार छिन जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, और तो इससे सरकार का विरोध बढ़ने लगता है, सरकार के विरोध में आंदोलन होने लगते हैं वहाँ पे, और आने वाले इलेक्शन में विपक्ष की जो पार्टियाँ होती हैं इसका फायदा उठा सकती हैं, और पूरे वोट बैंक को प्रभावित करके वो इलेक्शन रिजल्ट को अपनी दिशा में मोड़ सकते हैं। सरकार की आपदा प्रबंधन क्षमता पर इससे सवाल उठता है, उसकी नीतियों पर, निर्णयों पर, जो योजनाएं होती हैं उस पर भी सवाल उठता है, और इससे सरकार की क्या होती है, जो इमेज होती है वो खराब हो सकती है, और इलेक्शन में या फिर आगे जो नीतियाँ बनाने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। राहत पैकेज और मुआवजा, यानी राजनीतिक जो मुद्दा बन जाता है, उस टाइम कोई भी डिजास्टर आती है तो विपक्षी दल या जनता राहत पैकेज और मुआवजे के लिए हड़तालें करने लग जाते हैं, आंदोलन करने लग जाते हैं, और इसी को मुद्दा बना के फिर इलेक्शनों में काफ़ी इम्पैक्ट डाला जा सकता है। जनता का माइंड डाइवर्ट किया जा सकता है, और इससे लोगों की जो सरकार के प्रति जो इमेज है वो भी खराब हो सकती है। केंद्र और राज्य, इसमें विवाद बढ़ सकता है। अलग अलग स्टेट्स को उसकी स्थिति के आधार पर अलग ऊपर से संसद से अलग अलग मात्रा में जो पैसे आते हैं, इससे केंद्र और राज्य का विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा, लद्दाख और बिहार है वो स्टेट राज्य की मांग कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा होती हैं। जो लद्दाख की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसकी वजह से परिवहन की कमी, जिसकी वजह से वो राज्य
तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले सरकार को बेहतर नीतियाँ बनानी चाहिए। पहले से ही पूर्वानुमान लगाकर उस समस्या से निपटने के लिए हमें सबसे पहले तो एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। इसके अलावा हमें टेक्नोलॉजी के अंदर सुधार करना चाहिए। टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से आयात करनी चाहिए। अनुसंधान के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। उसके लिए ज़्यादा बजट करना चाहिए। डिजास्टर रोधी जब हमारे पास चीज़ें होंगी, उपकरण होगा तो किसी भी डिजास्टर से निपटने में हमें हेल्प मिलेगी। और जान माल की हानि अगर कम होगी तो उससे संबंधित जो कमी है उसमें, यानी जो जान माल की हानि है उसको हम कम कर सकेंगे। इसके अलावा हम बेहतर नीतियाँ ला सकते हैं। शासन में सुधार का दबाव बढ़ता है इससे। अगर शासन ईमानदार होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा तो इससे काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों तक, यानी आम जनता तक जो सुविधाएं हैं वो पहुंच सकेंगी और अच्छी मात्रा में जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी में सुधार होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, मजबूत होगा, अगर उसके निर्माण करते टाइम भ्रष्टाचार नहीं होगा, अगर घटिया माल उस निर्माण सामग्री में नहीं लगेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो कोई भी डिजास्टर आएगी तो डिजास्टर आने की वजह से उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हानि नहीं होगी, यानी उसको नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा तो देश में इसके इम्पैक्ट भी, नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो भी कम होंगे। अभी हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों के टाइम जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो अभी तक चल रहे हैं। जैसे रेलवे लाइन है, पुल है, सड़क है। लेकिन अभी जो 100 साल के अंदर बने हैं या 50 साल के अंदर, 20-30 साल के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए हैं, रेल, सड़क, पुल या फिर अन्य जो संस्थाएँ हैं वो जर के गिर रही हैं। हर दूसरे दिन न्यूज़ में रहता है बारिश के मौसम में कि दिल्ली में आज वो सड़क धंस गई या फिर वो पुल गिर गया, वो संस्था बिल्डिंग गिर गई, इतने मजदूरों की मौत हो गई। तो हमारे देश में भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ी मेन समस्या है। भ्रष्टाचार की वजह से जो बिल्डर होते हैं वो घटिया माल लगाते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग है वो अच्छी नहीं बनती और वो छोटी सी भी प्राकृतिक आपदा को नहीं झेल पाती है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अर्ली वार्निंग हर जगह नहीं पहुंच पाती। जो हमारा मौसम विभाग है या फिर अन्य जो संस्थाएं हैं वो हर जगह इस न्यूज़ को नहीं पहुंचा पाती हैं, जिससे संचार संबंधित समस्याएं हैं। हर जगह इंटरनेट नहीं होने की वजह से या अन्य संचार सुविधाएं नहीं होने की वजह से हर इंसान तक वार्निंग नहीं पहुंच पाती। जैसे पहाड़ी इलाके हैं या आदिवासी जनजाति क्षेत्र हैं, वहां तक अगर वार्निंग नहीं पहुंच पाती तो उन लोगों को पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वे किसी भी समस्या से निपटने में अपने आप को सक्षम नहीं बना सकती हैं। इसके अलावा जो शहरी बाढ़ होता है, अर्बन बाढ़, शहरी बाढ़, जो हमारे नगर निगम है वो अपनी जो शहरों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा करते हैं वो एक अच्छे मॉडल की तरह नहीं किया गया है। काफ़ी सारी जो गलियां हैं, मकान है वो नीचे धंस चुके हैं, यानी ज़मीन के लेवल, सड़क के लेवल से काफ़ी नीचे हैं, जबकि जो सड़कें बन रही हैं वो उनसे ऊपर बन चुकी हैं। तो उनका जो शहरीकरण का डिजाइन है वो अच्छा नहीं है। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, टाइम पे नालों की सफाई नहीं है। हम देखते हैं कि अभी जो बारिश के मौसम में यमुना नदी में पानी बढ़ जाने से पूरे दक्षिण दिल्ली में बाढ़ की हालत बन जाती है। जो स्मार्ट सिटी है हमारे देश के, बेंगलुरु, कोलकाता, इंदौर जैसे शहर भी बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। तो नॉर्मल जो शहर हैं, जो स्मार्ट शहर नहीं है, तो उनकी तो बात ही करना छोड़ दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहर भी बाढ़ की चपेट में आते हैं। और बड़े बड़े जो वीआईपी लोग होते हैं वो भी उस टाइम आपको नाव से चलते हुए दिखते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी आपदा लाने में एक महत्वपूर्ण कारण है। हम लोग शहरीकरण के लिए जंगलों को काट रही हैं, इसके अलावा जैव विविधता को प्रभावित कर रही हैं। जो हमारा मौसम बदल रहा है या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी आपदाएं ज़्यादा आती हैं। असमय बारिश आना या फिर मौसम प्रभावित होना या फिर मौसम का जो पैटर्न है वो आगे पीछे होना, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ये सब समस्याएं होती हैं कि नेचुरल डिजास्टर का कारण बनती हैं। इसके जो समाधान है, वे फॉरवर्ड है, वो इस प्रकार है। हम क्या समाधान कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना होगा। हर जगह, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, चाहे रेगिस्तानी इलाका हो, चाहे अन्य पिछड़ा इलाका हो, हर जगह तक हमें इंटरनेट की पहुँच बनानी होगी, संचार सुविधाएँ मजबूत करनी होंगी। इसके अलावा लोगों को अवेयर करना होगा। इसके लिए हमें डिजिटल ऐप वगैरह भी लॉन्च करने होंगे। इसके अलावा डिजास्टर रिलाइजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हमें मजबूत करना होगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करना होगा हमें। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, जो खेती है, वो हमें क्रॉप्स
मौसम के अनुसार करनी होगी, कौन सर्दियों के अकॉर्डिंग उसमें हमें टेक्नोलॉजी में सुधार करना होगा। गर्मी या सर्दी कोई भी मौसम होता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम उस पर रिसर्च करते हैं, हमारी जो रिसर्च की जो संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या अन्य जो प्रयोगशाला है, वहाँ पे रिसर्च होता है, उसी के अकॉर्डिंग बीज लाए जाते हैं या फिर अन्य उर्वरक लाए जाते हैं जो मौसम के हिसाब से ही पैदावार कर सके। तो ऐसे हमें एग्रीकल्चर के अंदर भी चेंजमेंट करना होगा। इसके अलावा कम्युनिटी अवेयरनेस, यानी कम्युनिटी को, लोगों को जागरूक करना होगा और सरकार की जो योजनाओं से ज़्यादा जुड़े। इसके अलावा जो अर्ली वार्निंग जो सिस्टम होता है उसका भी ध्यान रखें। मौसम के बारे में जितनी भी पूर्वानुमान आते हैं उनको ध्यान में रखें और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने काम करने का टाइम डिसाइड करें। NDMA गाइडलाइन का सख्ती से पालन होना चाहिए, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है NDMA जो गाइडलाइन तय करती है उसका पूरे देश में सख्ती से पालन होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की प्रशासन द्वारा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो है, आंधी और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं केवल पर्यावरणीय ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संकट भी उत्पन्न करती हैं। इसका आप विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों, हमने इस टॉपिक को काफ़ी लंबे समय तक अभी डिस्कस किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे सकती हैं। अगली न्यूज है दोस्तों, भारत में बाजार और सोने की स्थिति को समझने के लिए आर्थिक रुझानों, वैश्विक परिस्थितियों और नीतिगत कारकों के साथ में देखना जरूरी, क्योंकि ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भारतीय शेयर बाजार में हाल के समय में उतार चढ़ाव के दौरान देखने को मिलता है कि प्रमुख सूचकांक जैसे BSE, सेंसेक्स और निफ्टी वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेश, घरेलू निवेश, ब्याज दरों और महंगाई के आधार पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे अमेरिका या यूरोप में मंदी का डर रहता है, तब निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर झुकते हैं, जिससे शेयर बाजार पर दबाव आता है। वहीं जब भारत की GDP ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और कॉरपोरेट कमाई मजबूत दिखती है, तब बाजार में भी तेजी देखने को मिलती है। सोने की बात करें तो भारत में सोना केवल निवेश नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी रखता है। भारत में सोने की कीमत पर रुपये की स्थिति का भी असर पड़ता है। यदि रुपया कमजोर होता है तो आयातित सोना और महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से नीतिगत स्तर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की मौद्रिक नीति, विशेषकर रेपो रेट, बाजार और सोने दोनों को प्रभावित करती है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक बैंकिंग और बॉन्ड जैसे साधनों की ओर जाते हैं, जिससे सोने की मांग कम हो जाती है। वहीं कम ब्याज दरों से दर सोने को आकर्षित बना सकती है। इसके अलावा सरकार द्वारा गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी जैसी योजनाएं भी सोने की मांग और बाजार की संरचना को प्रभावित करती हैं। समाज और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को देखें तो शेयर बाजार में तेजी निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं, जबकि गिरावट से निवेशकों का विश्वास कमजोर हो सकता है। दूसरी ओर सोने की कीमतें बढ़ने से आम लोगों के लिए खरीद को महंगा बना देती है, लेकिन निवेश के रूप में यह सुरक्षा भी प्रदान करता है। भारत जैसे देश में जहां सोना बचत और परंपरा दोनों का हिस्सा है, इसकी कीमत में बदलाव सीधे घरेलू अर्थव्यवस्था और उपयोग व्यवहार को प्रभावित करता है। दोस्तों, यह टॉपिक UPSC के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, जहां बाजार की चाल, मौद्रिक नीति, वैश्विक प्रभाव और निवेश के विकल्पों के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा रुपए के मुकाबले डॉलर की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। अभी वैश्विक परिदृश्य की जो सिनेरियो न्यूज चल रही है युद्ध की वजह से, उसमें डॉलर काफ़ी मजबूत हो गया है। भारतीय रुपए हाल ही में डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुआ है, यानी डॉलर के मुकाबले INR गिरकर 93+ के स्तर पर पहुंच गया है। इसके बाद 16 अप्रैल 2026 को डॉलर की तुलना में रुपया फिर मजबूत होकर 92.86 तक उछला था। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि हाल ही में डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है और रुपए की वैल्यू क्या है, गिर चुकी है। डॉलर की मजबूती और वैश्विक तनाव से विदेशी पूंजी की निकासी हुई है, जिससे भारत के शेयर मार्केट गिर गए हैं। वहीं डॉलर में की वैल्यू बढ़ गई है।
बाजार में जोखिम की भावना बढ़ी है और इससे INR पर दबाव बढ़ा है। डॉलर की बढ़त का असर सोने, तेल, इंपोर्ट और स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा है। इससे जो हम विदेशों से सोना मंगवाते हैं वो काफ़ी महंगा हो गया है। तेल जो मंगवाते हैं खाड़ी देशों रशिया से, ये काफ़ी महंगा हो गया है। इंपोर्ट जो खपत है वो काफ़ी बढ़ गई है। स्टॉक मार्केट है वो उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था के ऊपर काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा है। सोने और चांदी के जो भाव होते हैं वो भी अभी गिर चुके, कुछ हफ्तों में फिर से गिर गए हैं। सोने और चांदी गिरावट के रुझान में रही हैं। बाजार में प्रॉफिट बुकिंग, मजबूत डॉलर, वैश्विक बाजार की अनिश्चितता के कारण भाव में कमी आई है। निवेश सुरक्षित संपत्ति से कुछ भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखा रही हैं, जिसे वह निवेश करने से पीछे हट रहे हैं। वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार सोना अभी भी निवेशकों के बीच एक स्टेबिलाइजर एसेट के रूप में देखा जाता है, खासकर बाजार अनिश्चितता के समय में। शेयर बाजार का हाल इस प्रकार है। भारतीय शेयर बाजार में हाल ही में गिरावट हुई है जिससे वैश्विक तनाव बढ़ा है। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे शेयर मार्केट भी नीचे आ गई हैं। वहीं कुछ समय के लिए शेयर बाजार मिश्रित संकेत भी देखने को मिले हैं, यानी शुरुआती तेज के बाद बिकवाली ज़्यादा हुई है। बाजार सोना, डॉलर पर कानून नियमन प्रभावित हुए हैं। फॉरेक्स मार्केट का नियमन भी प्रभावित हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI पूरी विदेशी मुद्रा विनियमन का नियमन करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी F इन कानूनों के जरिए कंपनी के शेयर जारी कर सकती है या फिर प्रचलन के नियम बनाती है। इनसाइडर ट्रेडिंग बैन होती है। प्राइस मैनिपुलेशन पर रोक लगती है। सेबी के निर्देश के जरिए कंपनियां कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर और इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स का पालन करती हैं। बाजार भावों का UPSC स्तर पर हम अभी विश्लेषण करेंगे, यानी मुद्रा का अवमूल्यन, जब रुपए की कीमत गिरकर डॉलर के मुकाबले कम होती है। इंपोर्ट महंगा होता है। कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत बढ़ती है। महंगाई बढ़ने का दबाव होता है। एक्सपोर्ट के जो फायदे होते हैं वो भारतीय सामान विदेश में सस्ता हो जाता है। इसके अलावा BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन पर असर पड़ता है। सोना क्यों सुरक्षित निवेश माना जाता है? तो सोने में जोखिम कम होता है, महंगाई और मुद्रा उतार चढ़ाव से सुरक्षित रहता है। वैश्विक संकट के समय निवेशक सेफ हेवन ढूंढते हैं। यह निवेश प्रवृत्ति सिद्धांतों जैसे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क एवर्सन से जुड़ी होती है। शेयर मार्केट की जो चाल होती है वो शेयर बाजार देशों को रिस्क सेंटिमेंट्स को कम करती है, वैश्विक जियोपॉलिटिकल टेंशन को कम करती है। डॉलर का जो रुख होता है वो विदेशी निवेश प्रवाह की ओर होता है। GDP डाटा इससे प्रभावित होते हैं। ग्लोबल तनाव बढ़ता है। शेयर मार्केट प्रभावित होता है। सोने की वैल्यू प्रभावित होती है। डॉलर मजबूत होता है। इसके अलावा जब तनाव में कमी आती है तो शेयर मार्केट ऊपर जाता है, सोना स्थिर होता है। अगली न्यूज है दोस्तों अर्थव्यवस्था और व्यापार से संबंधित। पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत में स्पष्ट बढ़ोतरी देखी गई है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से स्टार्टअप इकोसिस्टम, शोध विकास में निवेश और सरकार की पहल जैसे स्टार्टअप इंडिया और बौद्धिक संपदा अधिकारों को मजबूत करने के कारण हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत अब वैश्विक स्तर पर पेटेंट आवेदन में तेजी से उभरते देशों में शामिल हो गया है। इसका मतलब यह है कि भारत की इनोवेशन क्षमता और टेक्नोलॉजी विकास में सुधार हो रहा है, जो दीर्घकाल में आर्थिक विकास को सपोर्ट करता है। दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था लुढ़क कर नीचे आ गई है। जैसी खबरें आ रही हैं विशेष रैंकिंग या इंडेक्स से जुड़ी हुई है ये खबरें, जैसे प्रतिस्पर्धात्मक, मानव विकास या प्रेस स्वतंत्रता आदि। उदाहरण के लिए वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की रिपोर्ट में भारत की GDP ग्रोथ अभी भी दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है।
लेकिन कुछ अन्य इंडेक्स में रैंकिंग नीचे जा सकती है। ऐसी गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, जैसे महंगाई, युद्ध या सप्लाई चेन में बाधाएं, जिसका असर सभी देशों पर पड़ता है। दूसरा है घरेलू चुनौतियां, जैसे बेरोजगारी और आय असमानता, स्किल गैप या कृषि क्षेत्र की समस्याएं। तीसरा, कुछ सामाजिक और संस्थागत सूचकांकों में कमजोर प्रदर्शन, जिससे समग्र रैंकिंग प्रभावित होती है। इसके अलावा अलग अलग इंडेक्स की अपनी अलग अलग कार्य प्रणाली होती है, इसलिए इस इंडेक्स में गिरावट का मतलब यह नहीं कि पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। समग्र रूप से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित तस्वीर पेश करती है। एक तरफ इनोवेशन और पेटेंट में सुधार हुआ है, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है और मजबूत जीडीपी ग्रोथ हुई है। दूसरी तरफ रोजगार, मानव विकास और वैश्विक रैंकिंग में कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां बनी हुई हैं। यह टॉपिक यूपीएससी के दृष्टिकोण से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी खबर को एकल दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि विभिन्न आर्थिक संकेतकों, वैश्विक संदर्भ और नीतिगत कारकों को जोड़कर उसका विश्लेषण करना चाहिए। तो हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था 4th रैंक से लुढ़ककर 6ठे स्थान पर आ गई है। यह पूरे वर्ल्ड में इसकी संख्या यानी जो स्थान था वो लुढ़क गया है। यह दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है और वैश्विक प्रदर्शन में भारत का जो स्थान है वो काफी बुरा प्रभाव स्थान है वो खिसक गया है। भारत के नीति निर्माता को इस पर गहन चिंता करने की आवश्यकता है। भारत की अर्थव्यवस्था की जो हालिया रिपोर्ट और रुझान है वो इस प्रकार है, यानी जीडीपी वृद्धि और वैश्विक रैंकिंग में इसकी क्या कमी देखी गई है। आईएमएफ की रिपोर्ट एंड एस एंड पी की फुल फॉर्म बताए दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, और आईएमएफ की जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी एजेंसियों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2026 और 27 में लगभग 6.3% से लेकर 6.5% तक बढ़ने का अनुमान है। लेकिन भले ही तेल की कीमतें ऊंची रहें, हालांकि भारत में वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में गिरकर वैश्विक रैंकिंग जीडीपी में गिरकर 6वें स्थान पर चला गया है। यह गिरावट धीमी वृद्धि के कारण नहीं, बल्कि आंकड़ों के संशोधन, डॉलर मूल्यांकन और अन्य देशों की वृद्धि के कारण हुई है। भारत धीमी नहीं बल्कि स्थिर और उच्च वृद्धि दर पर है। रैंकिंग में गिरावट के कारण डॉलर आधारित मूल्यांकन परिवर्तन और वैश्विक सफलता की तुलना है, जो मध्य अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि क्षमता को नहीं दर्शाता है। इसके अलावा व्यापार है जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो भी इससे प्रभावित होता है। भारत में निर्यात की वृद्धि देखी गई है, जिसमें मर्चेंटाइल्स और जैसी सर्विस दोनों में 4.2 से ऊपर की बढ़त रही है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत व्यापार प्रदर्शन को दर्शाता है। व्यापार साझेदारी बदल रहे हैं। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन अब भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, यानी सबसे ज़्यादा जो हमारा व्यापार होता है वो चीन के साथ होता है। पहले किसके साथ होता था? अमेरिका के साथ होता था। तो अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि चीन के साथ हमारा कितना प्रतिशत व्यापार होता है वैश्विक व्यापार का। जो वैश्विक व्यापार के समीकरण में बड़ी रणनीति चाल है, तो चीन के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है। चीन के साथ बढ़ते व्यापार का एक प्रभाव यह है कि भारत की ग्लोबल वैल्यू चेन यानी जीवीसी ग्लोबल वैल्यू चेन में हिस्सेदारी बढ़ रही है, लेकिन साथ ही सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक और कृषि निर्यात पर संतुलन आवश्यक है। पेटेंट फाइलिंग, वृद्धि, अर्थ और वैश्विक स्थिति। पेटेंट फाइलिंग में उछाल आई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में भारत की पेटेंट फाइलिंग में लगभग 30.2% की वृद्धि दर्ज हुई है और कुल लगभग 1,43,729 पेटेंट दर्ज हुई हैं। ये जो बहुत बड़ी मात्रा है पूरी विश्व में। भारत अब विश्व स्तर पर पेटेंट मामले में 6 नंबर स्थान पर आ गया है। वैश्विक संदर्भ में इस न्यूज को देखें तो दुनिया भर में 2024 में लगभग 3.7 मिलियन से अधिक पेटेंट आवेदन हुए थे, जिसमें चीन और अमेरिका सबसे आगे थे।
डोमेस्टिक भारत में इनोवेशन के पॉइंट ऑफ से देखें तो भारत में लगभग 69% पेटेंट आवेदन भारतीय आवेदकों के द्वारा किए गए थे, जिससे घरेलू नवोन्मेष और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिखाता है। यह संकेत है कि भारत परंपरागत एंड मेड इन इंडिया से आगे बढ़कर इन्वेंटेड इन इंडिया की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। संबंधित जो कानूनी ढांचा है, इससे संबंधित लॉ एंड पॉलिसी है, वो इस प्रकार है। श्रम, निवेश और कारोबारी कानून इससे संबंधित है। कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। यह कॉरपोरेट को नियमन करता है, यानी कॉरपोरेट घराने से संबंधित जितने भी नियमन बनते हैं वो कंपनीज एक्ट बनाती है। इसके अलावा सेबी एक्ट जो 1992 के अंदर आया था, SEBI, ये शेयर बाजार और निवेश सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा जो अगला कानून है वो है FEMA 1999 का, विदेशी निवेश और मुद्रा नियंत्रण करता है यह एक्ट। GST एक्ट 2017 में आया था। यह एकल कर प्रणाली जिसने व्यापार को काफ़ी सरल बना दिया है, उससे संबंधित है। इसके अलावा पेटेंट और बौद्धिक संपदा से संबंधित भारत में जो कानून है वो इस प्रकार है। सबसे पहला जो कानून है वो पेटेंट एक्ट 1970 है, यानी यह कानून पेटेंट ग्रांट, आवेदन और संरक्षण का मुख्य कानून है। इससे संबंधित पेटेंट जो ग्रांट होती हैं वो जारी की जाती हैं, आवेदन जो कर सकते हैं वो इस एक्ट के तहत करते हैं, और संरक्षण जो होता है वो भी इसी कानून के अकॉर्डिंग होता है। पेटेंट नीति में एवरग्रीनिंग के विरुद्ध कड़े मापदंड शामिल होते हैं, जैसे सेक्शन 3 सब क्लोज D, जिससे केवल वास्तविक तकनीकी सुधारों को ही पेटेंट मिलता है। नंबर C, नवाचार और R&D प्रोत्साहन। सरकार की स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया पहले R&D, नव प्रवर्तन और पेटेंट गतिविधियों को प्रोत्साहित करती हैं। इसे टैक्स इनिशिएटिव, फैसिलिटेशंस सेंटर्स इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। बौद्धिक संपदा कानून नवाचार के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे तकनीकी प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा मिलता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इम्पैक्ट इसके क्या होंगे, तो जो सोशल इम्पैक्ट हैं वो नवोन्मेष और पेरेंट गतिविधि बढ़ने से उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां होंगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, स्किल्ड लेबर की मांग बढ़ेगी। इससे क्या होता है, फैक्ट्रियों, कंपनियों को जो अच्छी क्षमता वाले जो मजदूर है वो मिलेंगे, जिनके पास अच्छा कौशल होगा वो मिलेगा, और स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है। घरेलू अनुसंधान और विकास केंद्रित होने से ब्रेन ड्रेन कम हो सकता है। इसके अलावा जो इकोनॉमिकली इम्पैक्ट है इसके वो इस प्रकार है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पेटेंट और R&D वृद्धि से उच्च मूल्य श्रमिक वाले उद्योगों को बल मिलेगा, जैसे IT, बायोटेक और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा। मजबूत व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। निर्यात में वृद्धि से आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा मिलेगा, और हमारे देश में आयात की कमी होगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन और ब्रांड इंडिया की स्थिति बेहतर होती है इससे। इसके अलावा इसके जो पॉलिटिकली इम्पैक्ट है वो इस प्रकार है। इसमें आर्थिक वृद्धि दर और नवाचार पर जोर से राजनीतिक लाभ देता है, जिससे सरकार की रिफॉर्म नैरेटिव मजबूत होती है। पेटेंट रैंकिंग में यह उछाल ये संकेत देता है कि वोटरों के बीच तकनीकी प्रगति की धारणा भी सकारात्मक रहती है। इसके अलावा इसकी हम विश्व अर्थव्यवस्था से तुलना करें तो वैश्विक GDP रुझान है, वैश्विक वृद्धि धीमी है, लेकिन भारत शीर्ष उभरती अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ रहा है। विश्व व्यापार संगठन जैसे संस्थानों की रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार धीमी है, जो भारत जैसे लचीले कारोबार के लिए चुनौतियां पैदा करती हैं। इसके अलावा वैश्विक फील्ड में जो पेटेंट है वो इस प्रकार है। पेटेंट के मामले में चीन और अमेरिका सबसे आगे है, जबकि सबसे पहले है चीन, सेकंड पे है अमेरिका, जबकि थर्ड भारत की रैंकिंग क्या है, 6ठी रैंक है, जो इनोवेशन इकोसिस्टम की मजबूती को दर्शाता है। भारत की GDP 6.3 से लेकर 6.5% तक बढ़ने का अनुमान है, जो IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और S&P की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार बताया गया है। भारत का व्यापार निर्यात में अभी 4% की बढ़त दिख रही है, यानी व्यापार का जो निर्यात है उसमें हम 4% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। पेटेंट फाइलिंग 30% बढ़ी है और भारत इसमें 6ठे स्थान पर आ गया है।
पेटेंट्स एक्ट है, सेबी एक्ट्स और FEMA जैसे कानून व्यापार और नवाचार को नियंत्रित करते हैं। पेटेंट वृद्धि से आर्थिक वृद्धि होती है, रोजगार मिलता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। वैश्विक व्यापार दबाव के बीच भारत की वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है। तो यह टॉपिक दोस्तों यूपीएससी के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम एक नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करते हैं। जो हमारी ओनली टेस्ट सीरीज आती है डेली, जितनी भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे न्यूज डिस्कस करते हैं, उस हर न्यूज का जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज होती है वो हमारे टेस्ट सीरीज वाली न्यूज में यानी क्लास में आपको वहाँ पे मिलेंगी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया समझौता। अभी हमने हाल ही में देखा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रक्षा, तकनीकी और आतंक विरोधी जैसे 12 से अधिक समझौते हुए हैं। तो इस न्यूज को हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल के वर्षों में संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं और दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं जो व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाते हैं। सबसे प्रमुख समझौतों में से एक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। यह एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके तहत दोनों देशों ने कई वस्तुओं पर टैरिफ कमियां खत्म की हैं। इससे भारत के टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को ऑस्ट्रेलिया के बाजार में ज़्यादा अवसर मिलते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया को भारत में कोयला, वाइन और कृषि उत्पादों के निर्माण में फायदा होता है। यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकती हैं। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत होता है। इसके अलावा दोनों देश, जिसमें यूनाइटेड स्टेट और जापान भी शामिल है, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा देना है, जहां भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख गंतव्य बन रहा है। दोनों देशों के बीच रिसर्च, यूनिवर्सिटी सहयोग के लिए स्किल एक्सचेंज को लेकर भी समझौते हुए हैं, जिससे मानव संसाधन विकास को बढ़ावा मिलता है। ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया भारत को महत्वपूर्ण खनिज जैसे लिथियम की आपूर्ति में सहयोग कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक वाहन और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए जरूरी है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन ट्रांजिशन को मजबूती मिलती है। कुल मिलाकर भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी बन चुके हैं, जिसमें आर्थिक, सामरिक और सामाजिक सभी पहलू शामिल हैं। तो दोस्तों, यह यूपीएससी के दृष्टिकोण से यह विषय अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको बहुआयामी सहयोग को समझना होगा। ऑस्ट्रेलिया से हम बहुत सारी चीज़ों में व्यापार करते हैं, जैसे खाद्य सामग्री, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खनिज पदार्थ, साइबर सुरक्षा से संबंधित, रणनीतिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के ऊपर हम साझेदारी करते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया का संबंध, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन 2026, भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध काफ़ी मजबूत हुआ है। इससे दोनों देशों के आपसी संबंध को बढ़ावा मिला है और दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा, तकनीकी और आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए 12+12 से ज़्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। मुख्य एमओयू क्या हुए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो सबसे पहले हम डिफेंस कोऑपरेशन को समझते हैं, यानी रक्षा सहयोग क्या है। तो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं भारत की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, जिससे उन्हें रक्षा की तकनीकी और रणनीतियों को समझने में हेल्प मिलेगी और दुश्मनों से लड़ने के लिए भी उनकी टेक्निकल और अनुशासनात्मक जो क्षमता होती है वो बढ़ेगी सेना की। इसके अलावा वो हथियारों का जो व्यापार करेंगे और हथियार की जो टेक्नोलॉजी है वो हस्तांतरण करेंगे। इससे टेक्नोलॉजी हस्तांतरण करने से दोनों देश एक दूसरे के जो अच्छे सक्षम हथियार हैं, जो अच्छी टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, वो बना पाएंगे और अपने देश को ही
आत्मनिर्भर बना पाएंगे। इसके अलावा रक्षा निर्माण में संभावनाएं हैं जो काफ़ी अलग चीज़ें भी हैं, जैसे कि रणनीतियों का सहयोग करना, इसके अलावा जो भी टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनका सहयोग करना, हथियारों का एक दूसरे को व्यापार करना। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, पॉइंट है, वो है काउंटर टेररिज्म, यानी आतंकवाद विरोधी सहयोग। जैसे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का एक्सपोर्ट, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। यहाँ पे जो आतंकवाद की जो पौध बोई जाती है वो पाकिस्तान के अंदर बोई जाती है, और वहाँ की सेना भी आतंकवाद को सपोर्ट करती है। तो इससे पूरा वर्ल्ड आतंकवाद से ग्रस्त है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पाकिस्तान है वो आतंकवादी एक्सपोर्ट करता है। यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देश हो, वहाँ पे भी जिहाद के नाम पे ये आए दिन कोई ना कोई बम ब्लास्ट, इसके अलावा फिदायनी भेजता रहता है। और भारत तो इससे पूरी बड़ी मात्रा में प्रभावित है। इंटेलिजेंस, इससे संबंधित आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया से हम बहुत सारी चीज़ों का व्यापार करते हैं, जैसे कि खाद्य, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, खनिज सामान, साइबर सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक मुद्दों पर हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध 2026, भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध काफ़ी मजबूत हुआ है। इससे दोनों देशों के आपसी संबंध को मजबूती को बढ़ावा मिलता है। और हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा, तकनीकी, आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लगभग 12 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो मुख्य मुद्दे या MOU हुए हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले रक्षा सहयोग, यानी डिफेंस कॉर्पोरेशन, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास होंगे। इससे ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो सेना है संयुक्त अभ्यास करेंगे। इससे हमें टेक्नोलॉजी मिलेंगी और युद्ध करने की जो क्षमताएं विकसित होंगी। इसके अलावा अनुशासनात्मक रणनीति को बढ़ावा मिलेगा। इससे हमें दुश्मन देशों से निपटने में हेल्प मिलेगी। रक्षा तकनीकी में सहयोग, हथियार बनाएंगे, हथियारों की टेक्नोलॉजी एक दूसरे देशों को देंगे, जिससे हमें पूरे वर्ल्ड में हमारे हथियारों का निर्यात करने में और आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोग मिलेगा। रक्षा निर्यात की संभावनाएं इससे बढ़ेंगी। काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद का विरोध करने में हमें सहयोग मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश हैं पूरे वर्ल्ड को आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जिहाद के नाम पे लड़ाई की जाती है। इसके अलावा जिहाद के नाम पे लोगों को ट्रेंड किया जाता है और विदेशों में भेजा जाता है, जहाँ पे वे आतंकवाद को फैलाते हैं। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया और भारत इस विषय पर आपस में सहयोग करके आतंकवाद से निपटने में उनको सहयोग मिलेगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं उनके पास जो भी इनपुट होता है, जो भी आतंकवाद से रिलेटेड जो भी सूचना होती है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आतंकवाद वित्त पोषण को रोकने में संयुक्त कार्य करेंगे, यानी उनको जो पैसा मिलता है या फिर ब्लैक मनी है, जो ब्लैक मनी को जो आतंक वित्त पोषण में जो सहयोग किया जाता है उसको रोकने में भी सहयोग मिलेगा। साइबर आतंकवाद पर सहयोग मिलेगा। टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर रिसर्च में एक दूसरे के साथ सहयोग किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी में सहयोग किया जाएगा। डिजिटल गवर्नेंस के अंदर, इसके अलावा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। एक दूसरे देश, दोनों देशों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे। वहाँ की कंपनियाँ यहाँ की कंपनियाँ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे दोनों देशों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, इनकम को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था है वो ग्रो होगी। दोनों देशों को निवेश बढ़ाने से SME स्टार्टअप्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। इसके ऊपर भी MOU है। रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन सोलर में सहयोग करेंगे, जिससे कि सोलर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, और जो स्वच्छ ऊर्जा है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। एजुकेशन एंड रिसर्च के अंदर भी MOU है। छात्र विनिमय कार्यक्रम, यानी छात्र एक दूसरे देश में आ जा सकेंगे और पढ़ाई कर सकेंगे अच्छे से। संयुक्त रिसर्च प्रोजेक्ट कार्यक्रम लॉन्च किया गया। स्कॉलरशिप कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा। माइग्रेंट और मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आसान वीजा प्रक्रिया है, यानी लोग उधर से इधर से उधर आसानी से आ जा सकेंगे, वीजा आसानी से बन सकेगा। स्किल्ड वर्कर के ऊपर, यानी कुशल जो मजदूर और कामगार होते हैं वो वहाँ से यहाँ से वहाँ आ जा सकेंगे। माइग्रेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है। इलीगल माइग्रेशन रोकने पर सहमति नहीं है, यानी अवैध जो शरणार्थी हैं यहाँ से उधर जाते हैं, वहाँ से इधर आते हैं और देश विरोधी जो गतिविधियां कर सकते हैं, या फिर आतंकवादी गतिविधियां, फिर साइबर क्राइम से संबंधित जो गतिविधियां कर सकते हैं उनके ऊपर भी रोक लगेगी। कल्चरल एंड टूरिज्म के ऊपर भी सहमति बनी है। कल्चरल एक्सचेंज कार्यक्रम होगा। ज्वाइंट फिल्म प्रोडक्शन होगा।
टूरिज्म प्रमोट को बढ़ावा दिया जाएगा। एक दूसरे देश में टूरिज्म हो ज़्यादा से आ सकेंगे और जा सकेंगे। अब हम जानेंगे कि यह टॉपिक यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यूरोप में भारत का स्ट्रेटेजिक सहयोग बढ़ता है इससे। ऑस्ट्रेलिया भले ही नाटो का सदस्य नहीं है पर यूरोप में एक रणनीतिक स्थान रखता है। ये सहयोग भारत और यूरोप के रिश्तों को मजबूत भी बनाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। हाई टेक पर फोकस होगा। भारत की सेमीकंडक्टर नीति को सीधा लाभ होगा। यूरोपीय तकनीकी तक पहुंच आसान होगी। काउंटर एंड टेररिज्म में साझेदारी होगी। भारत वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ समर्थन मिलता है। यह भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक प्लस पॉइंट है। माइग्रेंट एग्रीमेंट से भारतीय युवाओं के लिए फायदेमंद है। स्किल्ड भारतीयों के लिए ईयू में नए अवसर खुलेंगे। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को मजबूत आधार मिलेगा। द्विपक्षीय व्यापार और एफडीआई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी फायदा होगा। इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन से ऑस्ट्रेलिया नाटो का सदस्य नहीं जबकि एक न्यूट्रल देश है। भारत ऑस्ट्रेलिया का संबंध 1950 में स्थापित हुआ था। वियना में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि IAEA, UNODC मौजूद है। दोनों देशों के बीच व्यापार वर्तमान में लगभग 2 से लेकर 300 बिलियन USD होता है। इसके अलावा अगली जो न्यूज है दोस्तों वो रक्षा और सुरक्षा से संबंधित है। नई दिल्ली में आर्मी कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उससे संबंधित है। दोस्तों अगर आपकी लाइफ में कहीं भी डिमोटिवेशन आता है या कहीं भी आप लो फील करते हैं तो एक बार उन फौजी भाइयों की लाइफ को देखें जो अपनी लाइफ में कैसे डिसिप्लिन रहते हैं पूरी लाइफ, और कैसे वो शक्ति से और कैसे ही कितनी कठिनाइयाँ सहन करके वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और कोई भी बहाना वो कभी नहीं बनाते। आज हम अपने काम को टालते हैं कोई भी बहाना बनाकर या फिर संघर्ष नहीं करते हैं। तो अगर आप फौजी भाइयों की लाइफ को देखेंगे तो आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है जिसका आयोजन आमतौर पर न्यू दिल्ली में किया जाता है हमेशा। इसमें भारतीय सेना के जो शीर्ष अधिकारी होते हैं जैसे कमांड के प्रमुख और सैन्य नेतृत्व एक साथ बैठकर सुरक्षा रणनीति और भविष्य की तैयारी पर गहन चर्चा करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना होता है। इसमें सीमा पर हालात, खासकर उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाता है। साथ ही बदलते युद्ध के स्वरूप जैसे साइबर वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों के उपयोग पर भी काफ़ी चर्चा होती है ताकि सेना अपनी क्षमताओं को समय के अनुसार मजबूत कर सके। इस बैठक में सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियारों के ऊपर और रक्षा उपकरणों के विकास को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई जाती है। इसके अलावा संयुक्तता यानी तीनों सेनाओं की थल सेना, जल सेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल कैसे हो इस पर भी विचार होता है। मानव संसाधनों और सैनिकों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी इस कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसमें सैनिकों की ट्रेनिंग पर बात होती है, उनके रहने की स्थिति पर बात होती है और नई नीतियों पर भी चर्चा की जाती है ताकि सेना का कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखा जा सके और दक्षता दोनों मजबूत रहें। कुल मिलाकर यह कॉन्फ्रेंस भारत की सैन्य रणनीति को मजबूत दिशा देने, वर्तमान चुनौतियों का आकलन करने और भविष्य की तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए एक अहम मंच है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से यह आंतरिक सुरक्षा और रक्षा के यानी इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस के पॉइंट के तहत एक महत्वपूर्ण विषय है जहां नीति, रणनीति और संस्थागत तंत्र को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम इस न्यूज के जो पॉइंट अभी चल रहे हैं उनका डिस्कशन करेंगे। हाल ही में आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस आत्मनिर्भर भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आयोजन का जो स्थान व समय है वह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह भारतीय थल सेना की शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक बैठक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वह राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण का विश्लेषण करना, यानी सुरक्षा से संबंधित कैसी सिचुएशन है भारत में, कौन सी प्रॉब्लम है, आतंकवाद, साइबर क्राइम, इन सब के ऊपर डीपली चर्चा करना, सीमाओं की वर्तमान
समीक्षा करना, यानी सीमाओं की परिस्थिति कितनी है, सैनिक हथियार या फिर दुश्मन की कैसी स्थिति है, वहाँ पे कितनी, वहाँ पे उन्हें चौकियाँ खोली हैं, कितने हथियार बड़ा, कितने सैनिक है, इन सब की वहाँ पे समीक्षा की जाती है। आर्मी की ऑपरेशनल तैयारियों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी जो भी ऑपरेशन किए गए उनके क्या फायदा हुआ है, दुश्मन को कितनी मात दी गई, इन सब का वहाँ पे मूल्यांकन होता है। रक्षा का आधुनिकीकरण पर निर्णय लिया जाता है, यानी हमारे पास जो पुराने हथियार हैं वो कितने वो सेना के लिए उपयुक्त है या नहीं है, और आधुनिक टाइम की सिचुएशन की मांग के अकॉर्डिंग कौन से हथियारों को लाना चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, विदेशों से हमें कौन सी टेक्नोलॉजी को हस्तांतरण यानी आयात करना चाहिए। इसके अलावा विदेशों से हमें कौन से हथियारों का आयात करना चाहिए, कौन से हथियारों के ऊपर हमें रिसर्च करना चाहिए, किस क्षेत्र में हमें अनुदान की मांग करना चाहिए, केंद्र से पैसे मांगने चाहिए। मानव संसाधन नीतियों और सुधारों की समीक्षा की जाती है, या फिर यानी रक्षा से संबंधित जितनी भी नीतियां होती हैं, कौन कौन सी नीतियां हैं, कितना उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कौन से उसमें सुधार किया जाने की आवश्यकता है, और कितने सुधार उसमें हुए, इन सब की यहाँ पे समीक्षा की जाती है। और जो सुधार हुए हैं वो क्या सही में हमारे देश और सेना के लिए उपयुक्त है या नहीं है, तो इन सब की समीक्षा यहाँ पे होती है। इसके अलावा मानव प्रमुख जो चर्चाएं होती हैं वो इस प्रकार हैं। तो नॉर्थर्न बॉर्डर रिव्यूज किया जाता है, इसमें नॉर्थ का जो बॉर्डर है उसके ऊपर डिस्कस की जाती है। एलएसी पर, यानी चीन के साथ पूर्व लद्दाख में जो तनाव है, चीन ने वहाँ पे कितने हथियार, कितनी सेना, कितने अंदर तक आ गया है, क्या क्या जितने भी मुद्दे चल रहे हैं उन सब के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होता है। तिब्बत और अरुणाचल क्षेत्र में बदलती सुरक्षा चुनौतियों पर यहाँ डिस्कस होता है। हाई अल्टीट्यूड वारफेयर और आईटीबीपी के साथ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे किया जाता है। वेस्टर्न बॉर्डर जो रिव्यूज हैं, यानी वेस्टर्न बॉर्डर के जो पॉइंट है वो इस प्रकार है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के ऊपर यह डिस्कस किया जाता है, यानी आतंकवाद, कितने आतंकवादी देश के अंदर हैं, कितने को मार दिया गया है, कितनों, उनसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, पाकिस्तान इस संबंध में क्या कार्य कर रहा है, आतंकवादियों को ट्रेन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और पाकिस्तान में कितने उसके आतंकी अड्डे हैं, उनको कैसे ध्वस्त किया जाना चाहिए, इन सब से संबंधित नीतियाँ होती हैं, इसी के अंदर होते हैं। सीज फायर के उल्लंघन से संबंधित टॉपिक पर इस पर चर्चा होती है। पंजाब जम्मू सेक्टर में ड्रोन आधारित स्मगलिंग पर की निगरानी पर इसमें चर्चा होती है। अगला जो पॉइंट है वो है थ्रेट कमांड्स ज्वाइंटनेस पे, तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस बढ़ाने पर फोकस दिया जाता है, यानी तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, वो एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट करती हैं। एकीकृत थिएटर कमांडर मॉडल पर चर्चा होती है। साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन वारफेयर क्षमता के ऊपर भी डिस्कशन होती है, इस पर जोर दिया जाता है। डिफेंस को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए भी चर्चा होती है। यहाँ पे मेक इन इंडिया आधारित उपकरणों पर चर्चा होती है। टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने के लिए और उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यहाँ पे चर्चा होती है, ताकि उन्नत हथियार लाए जा सके और बदलते हुए परिदृश्य के अकॉर्डिंग अच्छी टेक्नोलॉजी के हथियार लाए जा सके, जिससे हमें दुश्मनों से निपटने में हेल्प मिलेगी। आर्टिलरी जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, यूएवी, ड्रोन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, एआई स्पोर्ट वारफेयर, ऐसे हथियार लाने के लिए यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, और कौन कौन सी चुनौतियाँ उनसे निपटने के लिए यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। इसके अलावा कौन सी जगह कौन से हथियार काम देंगे उस पर भी डिस्कस होता है। इसके अलावा सैनिकों के जो वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, उनकी पेंशन है, उनके भत्ता, उनकी छूटियाँ, उनको जो भी सुविधाएं मिलती इस पर भी चर्चाएं होती है। सैनिक परिवार कल्याण की योजनाएं, उनके परिवार को कितनी, कौन कौन सी सुविधाएं और कौन कौन से बेनिफिट्स देने चाहिए, बेहतर रहने की सुविधाएं, उनकी सुविधाएं, खान पान, रहन, उसके अलावा उनके हथियार, कपड़ा, रहने की सुविधा, एनवायरमेंट, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर भी यहाँ चर्चा की जाती है। इसके अलावा रिटायरमेंट और पेंशन क्लेम के डिजिटल तरीके से तेजी से निपटने पर चर्चा होती है। जितने भी क्लेम होते हैं उनसे डिजिटल तरीके से निपटा जा सके, इस पर भी चर्चा होती है, ताकि ऑनलाइन निपटा जा सके, तो बहुत सारी समस्याओं से निपटा जा सकता है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी यहाँ पे चर्चा होती है। जम्मू कश्मीर में काउंटर टेरर ऑपरेशन की समीक्षा की जाती है। जम्मू कश्मीर में जितने सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनसे निपटने के लिए यहाँ पे चर्चा की जाती है, और कैसे उनसे निपटना चाहिए, उनके तरीके, उनसे संबंधित यहाँ पे काफ़ी डिस्कस होता है। इसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम से प्रभावित क्षेत्र में तैनाती की स्थिति देखी जाती है, और उन सब से निपटने के लिए यहाँ पे समीक्षा की जाती है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीम प्रभावित क्षेत्र में तैनाती की स्थिति, नॉर्थ ईस्ट में शांति प्रक्रिया और AFSPA क्षेत्र को कम करने पर भी चर्चा होती है। आर्मी HR रिफॉर्म्स क्या है, तो अग्निपथ स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा यहाँ पे होती है। ट्रेनिंग मॉड्यूल में सुधार, ऑफिसर कैडर मैनेजमेंट में बदलाव, नई चुनौतियाँ जो
इमर्जिंग चैलेंज है वो इस प्रकार है। साइबर हमलों के बढ़ते खतरे, सोशल मीडिया आधारित हाइब्रिड वेयरफेयर में वृद्धि हो रही है, ड्रोन और कमर्शियल टेक्नोलॉजी में सैन्य उपयोग, इन सब पर यहाँ पे डीपली चर्चा होती है। अब हम जानेंगे एक डे की। यहाँ पे हर रोज हम एक डे डिस्कस करेंगे जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले जो डे है वो है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, विश्व हेमोफीलिया दिवस। यह यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी या अन्य एग्जाम, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी एग्जाम के अंदर कोई ना कोई डे या उसकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हर साल बनते हैं। तो ये 1989 से बनाया जा रहा है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा, और इसकी स्थापना WFH की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1989 के अंदर। उद्देश्य है इसका हीमोफीलिया अन्य रक्त संबंधी विकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। इस दिन WFH के संस्थापक फ्रैंक सेकनेबल के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। भारत में इसे हेल्थ अवेयरनेस डे की तरह मनाते हैं। NACO और हेल्थ मिनिस्ट्री भी इससे जुड़े डेटा जारी किया जाता है, यानी इस दिन एक डेटा जारी किया जाता है कितने लोग देश में कितने लोग इससे प्रभावित हैं और उनसे निपटने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए, कौन सी नीतियाँ लानी चाहिए, ये सब चीज़ें इसकी की जाती हैं। तो 2026 की इसकी थीम है वो है इक्वेलिटी इन एसेस इंश्योर ट्रीटमेंट फॉर ऑल, यानी सभी मरीजों को समान उपचार व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यह थीम इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने माइंड में बिठा लें, एग्जाम में आपको काम आने वाली है। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस रोग से संबंधित है? तो ये रक्त में थक्के न बन पाना। इससे क्या होता है, रक्त जब चोट लगती है तो हमारा खून बहता है, जिससे हमारा चोट निकलता है, तो हृदय रोग, श्वसन संक्रमण और मधुमेह है। या इंटरनल बेट एप्रिशिएट डे सेकेंड ये डे है। तो इस डे को आप देख लें, यह डे भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अब हम जानेंगे एक नेशनल रिजर्व अब जानेंगे हम राजाजी नेशनल पार्क के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज हम एक नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूपीएससी का जो जितने भी नेशनल पार्क होते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, एनवायरनमेंट, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। हर साल यहाँ प्रीलिम्स और मेंस के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर रोज हम एक नेशनल पार्क का डिस्कशन करते हैं। आज हम देखेंगे राजाजी नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड में है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल जिलों में ये फैला हुआ है। इन 3 जिलों में ही देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। क्षेत्रफल लगभग 820 किलोमीटर है। भौगोलिक स्थिति इसकी शिवालिक हिल्स, इंद्रावती और गंगा नदी बेसिन। टाइगर रिजर्व घोषित 2015 में हुआ था, यानी राजाजी टाइगर रिजर्व 2015 में इसको घोषित किया गया था। इसका गठन कैसे हुआ था? तो राजाजी नेशनल पार्क 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों को मिलाकर बनाया गया था। राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। इसका नामकरण राजाजी नेशनल पार्क पड़ा। इसके पीछे स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया है। भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताएं जो इसकी हैं वो इस प्रकार हैं। मुख्य बायोजियोग्राफिकल जोन है ये, इंडोजेनेटिक प्लेन्स में पड़ता है। शिवालिक इकोसिस्टम है। वन प्रकार इस प्रकार है, इसमें मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट साल के घने वन पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ग्रासलैंड, खैर और शिशु वनस्पति पाए जाते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो इस प्रकार हैं। सोन है, गंगा नदी व सुस्वा नदी इसकी महत्वपूर्ण नदियां हैं। जैव विविधता इसके प्रमुख जो स्तनधारी है, इसमें जो जीव पाए जाते हैं वो एशियाई हाथी, बाघ, टाइगर, गोरल, भालू आदि पाए जाते हैं। सांबर इसमें 12 सींगा पाया जाता है। चीता, लियोपोर्ड कैट पाई जाती है। इसमें प्राइमेट बंदर प्रजाति, रिसस और मक्का कुलंगूर पाया जाता है। पक्षी जो होते हैं, यानी पक्षी बर्ड डाइवर्सिटी, इसमें ग्रेट हॉर्नबिल, बार, टेल्ड ट्री, क्रीपर, किंगफिशर, वुडपेकर ये सभी पाए जाते हैं। हिमालय पक्षियों की विविधता, हिमालय में सबसे ज़्यादा पक्षियों की विविधता पाई जाती है। तो टाइगर रिजर्व का विशेष तथ्य, उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है। पहला आप कमेंट करके बताएं, कल ही हमने डिस्कस किया था न्यूज़ में। तो पहला नेशनल पार्क कौन सा है?
वो आप कमेंट करके बताएं। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे 2015 में घोषित किया गया था। एलिफेंट और टाइगर कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव वन्य जीव संघर्ष का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पे मानव और वन्य जीव संघर्ष काफी मात्रा में होते हैं। माइग्रेशन कॉरिडोर, यह टॉपिक यूपीएससी के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन कॉरिडोर, चंद्रभागा गंगा कॉरिडोर है इसमें। राजाजी कनाताल टिहरी हिल्स कॉरिडोर है इसके अंदर। इसके अलावा एशिया हाथियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण मार्ग हैं। संरक्षण की जो चुनौतियां हैं, कंजर्वेशन के जो इश्यू हैं पक्षियों बचाने के लिए या जैव विविधता बचाने के लिए, वो मानव हाथी संघर्ष, यानी मानव और यहाँ पे हाथियों का संघर्ष काफ़ी मात्रा में होता है, जिससे काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है या फिर मानव द्वारा हाथियों का शिकार किया जाता है। रेलवे लाइनों और हाईवे से यह क्षेत्र प्रभावित होता है। यहाँ से काफ़ी सारी रेलवे लाइन निकाली जा रही हैं, हाईवेज निकाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका आवागमन या इनका प्राकृतिक जो स्थल है वो प्रभावित हो रहा है, जिससे ये जीव अपने जो प्राकृतिक आवास था वो इनका नेचुरल आवास बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अवैध खनन की वजह से भी ये क्षेत्र काफ़ी इसके संरक्षण में कमी आ रही है। बसावट से यह इनक्रोचमेंट की वजह से भी ये क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी प्रभावित हो रहा है। तो काफ़ी सारे रीजन हैं जिसकी वजह से ये क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा 10 सिनोनिम्स हैं आप जो याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम सच में निकालना चाहते हैं तो हर रोज़ कुछ ना कुछ सिनोनिम्स वर्ड याद करें, जिससे आपकी ऐसी राइटिंग और कंप्रीहेंस अंडरस्टैंड करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ दूसरी वीडियो भी ज़रूर देखें। यहाँ पे हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उन सब से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस के अंदर आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस हम उस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट होते ही आप दूसरी वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपकी जितने भी पॉइंट होते हैं उन सब पर आपकी अच्छी पकड़ बन सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।